स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ग्रामीण समाज एवं विकास पढ़ने चल रहे हैं, यानी ग्रामीण परिवेश, जिससे लेखपाल में कुल 25 प्रश्न आने हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है लेखपाल परीक्षा के लिए। आज का पहला पॉइंट है तहसील दिवस। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है, सबसे पहले इससे प्रश्न बनता है, तो ये आप जान लीजिए। तहसील दिवस का जो आयोजन किया जाता है वो प्रत्येक महीने के यानी प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित किया जाता है। कब? पहले और तीसरे मंगलवार को सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कब? पहले और तीसरे मंगलवार। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको समझना है, दिसंबर 2021 चल रहा है, इसका जो मंगलवार पड़ रहा है, पहला मंगलवार पड़ रहा है 7 तारीख को, अगला मंगलवार पड़ रहा है 14 को, अगला पड़ रहा है 21 को, अगला पड़ रहा है 28 को। तो जो तहसील दिवस का आयोजन होगा वो 7 तारीख को होगा और 21 तारीख को होगा। ठीक है, तो पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजन क्यों किया जाता है ये समझ लीजिए। जो सामान्य जनता होती है उसकी कुछ शिकायतें जो होती हैं वो तहसील स्तर के अधिकारी को बता सकता है। कौन? सामान्य जनता अपनी शिकायतें जो है वो क्या कर सकता है, दर्ज करा सकता है। जो तहसील स्तर के वहां पे अधिकारी होते हैं उनसे डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक, तहसील स्तर के अधिकारी से अपने क्या कर सकता है, प्रॉब्लम बता सकता है और समझा सकता है। इसके लिए जब सामान्य जनता अपनी शिकायतें करने जाती है, उनको एक रसीद दी जाती है। उस रसीद पर 10 अंकों का एक क्रमांक लिखा होता है, उसी आधार पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ठीक है। अच्छा, तहसील दिवस के आयोजन के अवसर पर कुछ बड़े अधिकारी भी होते हैं, जैसे जिला अधिकारी, उप संभागीय अधिकारी होते हैं, बाकी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, ये सब वहां पे मौजूद होते हैं। तो प्रत्येक माह के पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को आयोजित हो जाता है, क्योंकि क्या करना है, जो सामान्य जनता है उनकी शिकायतें सुनना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इस आधार पर उनको रसीद भी दी जाती है। तो आपको याद रख लेना है कि सामान्य जनता की शिकायतों के लिए तहसील दिवस आयोजित किया जाता है प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सुबह 10 बजे से तहसील में। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है पॉइंट कृषि वर्ष क्या होता है। देखिए, दो चीजें आपको क्लियर कर देना है, कृषि वर्ष और फसली वर्ष अलग है। कृषि वर्ष और फसली वर्ष अलग है। तो कृषि वर्ष जो होता है उसकी जो शुरुआत होती है 1 जुलाई से शुरू होता है कृषि वर्ष, और कब तक चलता है, 30 जून तक चलता है। तो जो कृषि वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसको कहीं कहीं फसली वर्ष लिखा गया है, जो कि गलत है, क्योंकि फसली वर्ष आगे हम आपको समझा रहे हैं होता क्या है। ठीक है, जो कृषि वर्ष होता है इसका मेन काम होता है कि जो खतरा खतौनी है उसको अपडेट करना, वो जो अधिकार अभिलेख हैं उनमें दर्ज करना, सब कुछ जानकारी देना, कौन सी फसल बोई गई, कौन सी नहीं बोई गई। आइए थोड़ा सा हम लोग फसली वर्ष के बारे में जान लेते हैं। फसली वर्ष इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। देखिए, आपको करना क्या है, फसली वर्ष जो होता है उसको निकालने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब फसली वर्ष निकालने का एक सिद्धांत है जिसके तहत 2 अंकों का प्रयोग होता है, 592 और 593। कैसे होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जो कृषि वर्ष होता है हमारा, एग्रीकल्चरल ईयर होता है कृषि वर्ष, वो कब से कब तक होता है, आप जानते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। ठीक, लेकिन इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। पहला जो बन जाता है, मतलब पहला जो 6 महीना होता है वो बढ़ता है 1 जुलाई से 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक। ठीक है, ये बढ़ जाता है। दूसरा जो होता है वो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, ये दूसरा छमाही। तो पहला छमाही और दूसरा छमाही बढ़ जाता है, इसी आधार पर फसली वर्ष निकाला जाता है। ठीक है, जैसे अभी अगर आप 2021 का फसली वर्ष देखेंगे तो हो सकता है 1428 फसली वर्ष हो। कैसे निकालते हैं ये आपको हम बताते हैं। मान लीजिए आपको अगर 1 जुलाई से 31 दिसंबर जो पहला 6 महीना है उसका फसली वर्ष निकालना है, तो आपको जो ईयर चल रहा है उसमें से 592 घटाना होगा। अगर 1 जनवरी से 30 जून तक जो फसली वर्ष चल रहा है उसको निकालना है तो आपको 593 घटाना होगा। मान लीजिए आपको क्या करना है कि जनवरी 2021 से जून 2021 का फसली वर्ष निकालना है। ठीक, आपको क्या करना होगा, देखिए यहां पे जनवरी से जून है, यानी ये वाला आपको फार्मूला लगाना होगा। यानी आपको क्या करना है कि 2021 में से 593 घटा देना है। कितना? 593 घटा देना है।
क्या आएगा 1428, यानी जनवरी 2021 से जून 2021 तक जो फसली वर्ष आया वो कितना आया 1428। यहीं आप मान लीजिए कि जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 का फसली वर्ष आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा फसली वर्ष आपका, फिर आपको वही करना है कि 2021 में से क्या आपको घटा देना है। अब ये वाली बात आ गई तो आपको 592 घटाना है, तो जब आप 592 घटाएंगे तो 1429 हो जाएगा। यानी अगर हम अभी की बात करें जो जुलाई से दिसंबर चल रहा है, जो फसली वर्ष है वो कितना है 1429। तो दो चीजें हैं जो आपको घटा देना है और कुछ नहीं करना है। 592 93 याद रखना है। जुलाई से अगर दिसंबर आपको फसली वर्ष निकालना है तो 592 घटा देंगे, और अगर आपको जनवरी से जून निकालना है तो 593 घटा देंगे, बात खत्म। तो अगर अभी 2021 का जो 2-6 महीना है, पहला है जुलाई से दिसंबर 2021 वाला पहला 6 महीना है, दूसरा 6 महीना है जनवरी से लेकर जून तक। अगर जनवरी से जून तक आप 593 घटा रहे हैं तो जो 2021 का फसली वर्ष आ रहा है वो 1428 आ रहा है, ये आपको याद रखना है। और जो जुलाई से दिसंबर फसली वर्ष आ रहा है वो 1429 आ रहा है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है पूछ ले कि जुलाई से दिसंबर 2021 का फसली वर्ष क्या होगा। तो फसली वर्ष कुछ इस तरह से निकालते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नहीं समझ में आया हो आप कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। अगला पॉइंट, नक्शा क्या होता है। अच्छा, नक्शा को एक नाम और से जानते हैं, उसको बोलते हैं सजरा। ये खतौनी और खसरा के साथ खसरा के साथ नथी रहता है, मतलब लगा रहता है। नक्शा क्या होता है, एक सामान्य से शब्दों में आपको बताएं तो चारों दिशाओं की सीमा में बांध देना। चारों दिशाओं की सीमा, दिशाओं की बांध देना, चारों दिशाओं की सीमा ही जो है वो क्या कहलाती है, नक्शा कहलाती है। इसी नक्शे पर क्या होता है, चौहद्दी दर्ज रहती है। क्या, चौहद्दी। चौहद्दी मतलब वही चारों दिशाओं की जो सीमा होती है। देखिए चौहद्दी दो होती है, एक गांव की चौहद्दी होती है, दूसरी खेत की चौहद्दी होती है। तो नक्शे पे दोनों रहती है, गांव की भी रहती है और खेत की भी चौहद्दी दर्ज रहती है। इसी चौहद्दी से पता चलता है कौन सा गांव है और कौन सा खेत किसका है, मतलब खेत का मालिक कौन है। इसी के लिए जो लेखपाल होता है वो पड़ताल के लिए जाता है। प्रत्येक वर्ष में कितनी बार, मैंने बताया है 3 बार निरीक्षण के लिए जाता है, चौहद्दी के बारे में जानने के लिए, सही करने के लिए। इसको पड़ताल बोलते हैं। पहला जैसा मैंने बताया था, पहला जो जाता है वो खरीफ में जाता है, खरीफ के बाद ये रबी में जाता है, फिर ये जाता है जायद में। जो खरीफ में जाता है वो 10 अगस्त से जाता है, रबी में जो जाता है वो 1 जनवरी से जाता है, जायद में जो जाता है वो 1 मई से जाता है। तो ये जो पड़ताल करने जाता है खासकर चौहद्दी या नक्शा बनाने के लिए जाता है। उसी आधार पर फिर खसरा खतौनी में क्या करता है, अपना जो फिल करना होता है वो करता है, ठीक। ये नक्शा हो गया। अगले पॉइंट की तरफ आगे चलते हैं। इस तरह कुछ सीमा द्योतक चिन्हों का प्रयोग लेखपाल करता है। हालांकि हम आपको अभी इसका पीडीएफ दे देंगे, आप देख लीजिएगा, मैंने बनाया है, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मंदिर कहीं पर है तो अपना जो रजिस्टर होता है उसमें कुछ इस तरह का चित्र बनाता है, ठीक है, मंदिर की तरह चित्र बना देगा। अगर कोई चर्च है, देखिए इस पे प्लस का निशान लगा है तो आप समझ सकते हैं चर्च है। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि मस्जिद टाइप है, या आप इसको कह सकते हैं मस्जिद की तरह, इस तरह चित्र बनाएगा। ये आपको जो दिख रहा है ऐसा मकबरे का चित्र होता है तो मकबरा बना देगा, इस तरह का मकबरा बना देता है लेखपाल, ठीक है। ये आपको कुआं टाइप दिख रहा है तो कुआं का चित्र इस तरह बना देता है। अगर कोई कहीं पे खान मिलती है तो खान का चित्र इस तरह बना देता है। मान लीजिए कोई नदी है जो शुष्क हो चुकी है तो शुष्क नदी कुछ इस तरह बना देता है, शुष्क नदी। और प्रवाहित नदी कुछ इस तरह बनाता है कि प्रवाह में है, प्रवाहित नदी है ये, ठीक है। नदी अगर बनाना होता है तो कुछ इस तरह बना देता है, ये नदी है, ये शुष्क नदी है, ये प्रवाहित नदी है। तालाब बनाना होता है तो इस तरह तालाब बना देता है। तो इस तरह कुछ सीमा द्योतक चिन्हों का क्या करता है, प्रयोग करता है। अगर कहीं पर दलदल है तो इस तरह का चिन्ह प्रयोग कर देता है, ठीक है, दलदल के लिए। अगर कहीं रेलवे लाइन है तो इस तरह चित्र बनाएगा, रेलवे लाइन, केवल अगर रेलवे लाइन है तो। और रेलवे लाइन के साथ अगर स्टेशन है, मतलब तब ये थोड़ा सा, ये जो हिस्सा होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्लस स्टेशन अगर है तो ये वाला हिस्सा बड़ा कर देंगे और रेलवे लाइन को कुछ इस तरह बना देंगे। अगर कोई लाइन जो है वो छोटी रेल लाइन है, छोटी रेल लाइन है,
तो कुछ इस तरह बनाएंगे। इसी में दोहरी और सिंगल भी कर देते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ चित्र बन जाता है। अगर किसी नदी पर सड़क पुल बना है, नदी पर क्या बना है, सड़क पुल बना है, तो कुछ इस तरह का चित्र बना देता है लेखपाल। कहीं पे बाग है तो इस तरह का चित्र बनाएगा लेखपाल, ठीक है। कहीं पर घास का मैदान है या घास केवल है तो इस तरह का चित्र बनाएगा। इसी तरह बहुत सारे सीमा द्योतक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग करता है, बहुत सारे हैं, ज्यादा आपको याद नहीं करना है। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सही से दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने लगाया नहीं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। खसरा क्या होता है? सबसे पहले आप समझ लिए खसरा होता क्या है। ये आप कह सकते हैं गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है। क्या होता है? गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है। प्रत्येक गांव का अलग अलग रजिस्टर होता है, उसी को खसरा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, खेतों का क्षेत्रफल लिखा रहता है, खेतों का क्षेत्रफल लिखा रहता है, जो जोत का मालिक है उसका नाम लिखा रहता है, जोत के मालिक का नाम लिखा रहता है। इस पर सिंचाई का स्रोत क्या है और बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। सिंचाई का स्रोत क्या है, ठीक है। ऐसे ही बोई जाने वाली फसलों का विवरण होता है। इसमें कुल जो आप देखेंगे खानों की संख्या, यानी आप ये कह सकते हैं जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है, अगर हम क्रमांक को छोड़ दें, अभी आपको दिखा देंगे, तो इनकी संख्या 22 होगी। अगर क्रमांक को ऐड करते हैं तो 23 होगी। हालांकि जो घटना चक्र है उसमें 21 लिखा हुआ है जो कि गलत है, ठीक। अगर हम क्रमांक और लास्ट वाले दोनों को छोड़ देंगे तब इसकी संख्या 21 हो जाएगी। तो क्रमांक छोड़कर इनकी संख्या 22 होती है, क्रमांक को लेकर 23 होती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं चित्र, ठीक है। अब जो नवीनीकृत है यानी कंप्यूटराइज्ड जो खसरा बन रहा है उसमें कुल 46 कॉलम बने हुए हैं। कितने कॉलम? 46 बने हुए हैं। अगर आपका प्रश्न आता है तो पहला और लास्ट वाला छोड़ के 21 कॉलम, क्योंकि लेखपाल से मैंने बात की तो उन्होंने 21 कॉलम को सही बताया है, ठीक है। ये घटना चक्र में भी यही दिया है तो आप यही याद कर सकते हैं। बाकी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। क्रम संख्या देखिए, जब मान लीजिए खसरा बना हुआ तो एक जगह क्रम संख्या लिखी हुई है, अगर आप इसको छोड़ते हैं और लास्ट में जो कंक्लूजन लिखा हुआ है उसको छोड़ देते हैं तो कुल खानों की संख्या, विवरण जो भरे गए हैं उनकी संख्या मात्र 21 है। लेकिन अगर कुल कॉलम की बात की जाए तो 23 है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है, यहां पे अगर देखेंगे गांव के बारे में लिखा है, यहां से लेकर अगर आप यहां तक जाएंगे पूरा देखेंगे तो जो कॉलम की संख्या है वो 23 है, और इसको छोड़ने के बाद जो मेन भरा जाना कॉलम है वो 21 है, ठीक है। ये भी आपको हम पीडीएफ माध्यम में दे देंगे। चलिए आपको आगे बताते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुल 46 कॉलम होंगे कंप्यूटराइज्ड में, बाकी अभी कितने हैं? 21 हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज याद रखिएगा, जो खसरा होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है, ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है। अगर खतौनी के साथ खसरा को रखा जाता है, खतौनी भी साथ में है, तब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट बन जाता है। तब इसको कहते हैं, इसको एक शब्द दे देते हैं, उसको बोलते हैं जमाबंदी। अब ये बन जाता है क्या? रिकॉर्ड ऑफ राइट। बाकी केवल खसरा रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है, इसमें सब कुछ क्षेत्रफल, जोत का मालिक, सिंचाई, इन सब का विवरण रहता है कि रबी के फसल में क्या बोया गया, खरीफ में, जायद में क्या बोया गया, ये सब। यानी आप कह सकते हैं जो खसरा है एक कृषि संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कृषि संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है। क्या है? कृषि संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें किस गांव के किस भूमि के टुकड़े पर क्या उगाया गया, कौन सी फसल ली गई, उन सब का विवरण दर्ज होता है। इसी के साथ एक दस्तावेज ऐड होता है, इसी के साथ लगा रहता है खसरा के साथ ही, उसको बोलते हैं सजरा। सजरा माने हमने आपको पहले ही बताया था, नक्शा यानी मैप लगा रहता है गांव का, ठीक। तो सजरा इसके साथ लगा रहता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है, उसी आधार पर भूमि किस पट्टी पर क्या बोया गया इसका ये विवरण देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो खसरा होता है ये हर साल नवीन किया जाता है, मतलब हर साल नवीनीकृत होता है, हर साल नवीनीकृत किया जाता है, ठीक है। लास्ट तक लेखपाल अपने पास रखता है, लास्ट के साल के लास्ट तक अपने पास रखता है, फिर अगले साल क्या करता है वो कानूनगो के पास जमा करा देता है, ठीक है। इसके लिए एक कानूनी दस्तावेज भी लाया गया ताकि खसरा को कंप्यूटराइज किया जा सके, उसको बोलते हैं पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम 2005 में भारत सरकार ने एक
पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है ताकि जो जमीन है उनको कंप्यूटरीकृत किया जा सके। पटवारी को पटेल भी कहते हैं, कहीं कहीं लेखपाल कहते हैं, कारनाम अधिकारी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम है। तो खसरा जो होता है गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है। इसमें कृषि संबंधी महत्वपूर्ण विवरण दर्ज रहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, जोत मालिक। तो कुल मिला के 21 खाने होते हैं या आप कह सकते हैं कॉलम होते हैं। अब जो नवीनीकृत है उसमें 46 कॉलम हो जाएंगे। आपको हालांकि 21 याद रखना है, बाकी कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा आपको, क्लियर, ठीक है। लेखपाल भी 21 ही मानते हैं, जितने लेखपाल हैं वो 21 ही बोलते हैं, लेकिन जब आप खसरा देखेंगे तो उसमें 23 कॉलम बने होंगे। चलिए आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये खसरा आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट, खतौनी क्या होता है? ये क्या है? एक वार्षिक रजिस्टर ये भी है। क्या है? वार्षिक रजिस्टर है। वार्षिक रजिस्टर होता है। इसका वर्णन आप देखेंगे तो जो वार्षिक जो कागजात की धारा 33 है उसमें इसका वर्णन है। तो एक वार्षिक रजिस्टर है जिसे खतौनी के नाम से जानते हैं। खतौनी क्या है? समस्त भूमि का ब्यौरा रहता है। समस्त भूमि का ब्यौरा इसमें अंकित रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है। समस्त भूमि का ब्यौरा अंकित रहता है। ये 6 साल बाद नवीनीकृत किया जाता है। 6 साल में एक बार नवीनीकृत किया जाता है। प्रत्येक 6 साल पर इसको क्या करते हैं? नवीनीकृत कर देते हैं, नया कर देते हैं। अगर अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए खतौनी में कुछ चेंज आ गया, उस चेंज को करने के लिए लाल रंग की स्याही का प्रयोग करते हैं। लाल रंग की स्याही से उसको क्या करते हैं? बदल देते हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो लाल रंग, जो लाल रंग होता है उसी स्याही से कर देते हैं, ठीक है। 15 नवंबर से पूर्व लेखपाल द्वारा इसको तैयार कर लिया जाता है और 1 वर्ष बाद इसको जमा किया जाता है। अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो लाल रंग की स्याही से परिवर्तन करके प्रत्येक साल जमा कराना होता है, जिसका नवीनीकरण जो है 6 साल बाद हो जाता है, ठीक है। कितने साल बाद? 6 साल बाद। इसमें जो कुल कॉलम की संख्या होती है वो होती है 14, ठीक। 14 सही है। लेखपाल जो बताते हैं, जो काम कर रहे हैं समय, उन्होंने जो बताया है। बाकी जैसे अरिहंत में 13 दिया है तो गलत है, ठीक है, गलत है, या वो अपने हिसाब से क्या दे दिया पता नहीं। बाकी 14 बिल्कुल सही है। कॉलम की संख्या 14 होती है, ठीक है। इसमें जोतदारों का वर्णन होता है। साफ साफ आप ये कह सकते हैं, मतलब समस्त भूमि का विवरण होता है, जोतदारों का विवरण है, ठीक है। जोतदारों का इसमें क्या होता है? पूरा विवरण दिया गया होता है। लाल रंग की स्याही से, अब मान लीजिए 6 साल पे परिवर्तन होना है, लेकिन एक ही साल 1.5 साल में कोई परिवर्तन हो गया तो लाल रंग की स्याही का प्रयोग करके वो परिवर्तन कर सकता है। 6 साल बाद जब ये नवीनीकृत होगा तो फिर से वो छप के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है। दिनचर्या बही, डायरी किसको कहते हैं? एक लैंड मैनुअल रिकॉर्ड, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि लैंड मैनुअल रिकॉर्ड की जो धारा 47 है, कि जो धारा 47 है उसमें कहा गया है कि लेखपाल जब अपने हलके में जाएगा, किसके लिए? पड़ताल के लिए, तो अपने पास एक क्या रखेगा? डायरी रखेगा, जिसमें वो सब कुछ नोट करेगा। यानी जो डायरी है एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन, मतलब डेली का, दिन प्रतिदिन कार्यों का वर्णन लिखना होता है कि उसने क्या किया। कार्यों का वर्णन होता है, लेखपाल के कार्यों का वर्णन होता है कि लेखपाल ने क्या किया, मतलब लेखपाल के जो कर्तव्य हैं उसमें से कितने काम आज किए, तो डेली डेली वो लिखता है, ठीक है। ये जो डायरी होती है इसमें क्या होता है? 1 अगस्त से 31 जुलाई के अवधि में हुए संपूर्ण, यानी प्रतिदिन के कार्यों का विवरण उसमें लिखना होता है, ठीक। तो लैंड मैनुअल रिकॉर्ड की धारा 47 है। तो दिनचर्या बही, डायरी वही है जिसमें डेली लेखपाल लिखता है। एक तरह का ये रजिस्टर ही है, आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला खेवट क्या है? अच्छा, खेवट क्या होता है ये आपको क्लियर कर देते हैं। पहले के समय में जब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार ठीक अधिनियम 1950 जब लागू नहीं हुआ था, उसके पहले खेवट जो होता था, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने के पहले
एक जमींदारी का महत्वपूर्ण रजिस्टर होता था। किसका? जमींदारी का महत्वपूर्ण रजिस्टर होता था। जमींदारी का महत्वपूर्ण क्या होता था? रजिस्टर होता था। ठीक, लेकिन अब नहीं है, इसका मतलब काम खत्म हो गया है खेवट का। पहले खेवट और खतौनी दो ही होते थे, खसरा नहीं होता था। ठीक, तो खेवट 1950 से पहले जमींदारी का एक महत्वपूर्ण एक दस्तावेज होता था या रजिस्टर होता था। अब क्या है, इसके बदले में क्या हो गया है, खतौनी ने इसकी जगह ले ली है। ठीक है, खतौनी में ही सारा वर्णन कर लिया जाता है, साथ में खसरे को जोड़ दिया जाता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जमींदारी से संबंधित रजिस्टर था, मतलब जब जमींदारी उन्मूलन हो गया, क्योंकि जमींदारी से संबंधित रजिस्टर है, तो जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आ ही गया, तो इस खेवट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, कोई जरूरत नहीं रही। क्योंकि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आ गया, जमींदारी रजिस्टर का कोई मतलब ही नहीं रह गया कि जमींदारी किसके पास है किसके पास नहीं है, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 आ गया, तो खेवट को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट, किसान बही क्या है ये देख लेते हैं। जो किसान बही होती है वो लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? लेखपाल या पटवारी, जो आप समझे, उसके द्वारा क्या होता है, ये तैयार की जाती है। एक दस्तावेज होती है, 10 रुपए में किसानों को आसानी से मिल जाती है। इसमें क्या होता है, किसानी की खेती, उसका प्रकार, मात्रा, हक संबंधी विवरण दर्ज रहता है। विवरण, ठीक, दर्ज रहता है। किसान बही में क्या होता है कि किसान की खेती कैसी है, उसका प्रकार क्या है, मात्रा कितनी है, हक संबंधी जो विवरण होते हैं वो सब क्या होता है, किसान बही में उल्लेखित होता है, जिसे किसान अपने पास रखता है। 10 रुपए में पा जाता है, वो अपने पास रखता है, उसे ही किसान बही के नाम से जानते हैं। अगला, खेती पर जमीन पर लगान अदायगी, ये लग नहीं है, ये लगान है, लगान अदायगी है। ये जो खेती पर जमीन लगान अदायगी है, ये भू राजस्व निर्धारण, लिख दे रहे हैं, भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली उत्तर प्रदेश भू सुधार अधिनियम 1950 की धारा 241 और 294 के अधीन प्रकाशित की जाती है। मतलब खेती पर लगान अदायगी से संबंधित है वसूली से, जो भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली उत्तर प्रदेश भू सुधार अधिनियम 1950 की धारा 241 और 294, मतलब 241 से 294 तक वर्णन किया गया है किस तरह वसूली की जाएगी। यानी आप कह सकते हैं मालगुजारी, कह सकते हैं क्या, मालगुजारी। मालगुजारी क्या है, एक तरह का टैक्स है। क्या है, एक तरह का टैक्स है। ये टैक्स कैसा है, भूमि की उपज के हिसाब से देना पड़ता है, भूमि की उपज के हिसाब से देना पड़ता है। टैक्स है जो भूमि की उपज पर लगाया जाता है। इसमें भी बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं। अगला है लगान और राजस्व। देखिए थोड़ा सा अंतर होता है। जो भू राजस्व होता है ये सरकार द्वारा लगाया गया एक कर है, ठीक है। राजस्व जो होता है सरकार द्वारा लगाया गया एक कर होता है, जबकि लगान जो होता है वो संविदा अनुसार लगाया जाता है, मतलब जो उसका असल मालिक होता है उसको लगान देना होता है। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। दाखिल खारिज क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको अगर आप समझें तो इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें म्यूटेशन में होता क्या है ये समझ लीजिए कि एक दाखिल खारिज जो म्यूटेशन है एक वार्षिक रजिस्टर है, वार्षिक रजिस्टर है और कुछ नहीं है, इतना ही समझ लीजिए। इसमें होता क्या है कि खतौनी में जो जोतदार हैं, खतौनी में जोतदारों के नाम में परिवर्तन होता है। किसमें, जोतदारों के नाम में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, दाखिल खारिज के द्वारा किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है, मान लीजिए मेरे कब्जे में है, मैं किसी को बेच रहा हूं तो दूसरे के कब्जे में जाएगा तो उसको दाखिल खारिज बोलते हैं। मान लीजिए अपनी जमीन मैंने बेची या आपने अपनी जमीन बेची, मैंने खरीद ली, तो उसके लिए दाखिल खारिज करना होगा ताकि खतौनी में जोतदारों के नाम में परिवर्तन किया जा सके कि अब इनका कब्जा था अब इनका कब्जा हो जाएगा। ठीक। अगला, खेती की जमीन पर कर्ज आप कैसे ले सकते हैं ये भी आप देख लीजिए।
खेती पर जो कर्ज लेते हैं, सबसे पहले तो आप सीधे सीधे बैंक से कर्ज ले सकते हैं, सीधे सीधे बैंक से कर ले सकते हैं। जो भूमिधर है वो सीधे सीधे बैंक से ऋण ले सकता है। इसके लिए आवेदन करना पड़ता है और भूमिधर को अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि ये जमीन मेरे कब्जे में है, मेरे नाम पर है। उसका जो है क्या करना पड़ता है, प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और ये प्रमाण पत्र पटवारी यानी लेखपाल जारी करता है। तो बैंक द्वारा सीधे सीधे कर्ज ले सकते हैं। दूसरा, अन्य कर्ज कैसे ले सकते हैं ये भी आपको समझना है। भूमि को किराए पर देकर ऋण लिया जा सकता है, किराए पर देकर ऋण लिया जा सकता है, ठीक है, निश्चित समय के लिए किसी को किराए पर दे दिया, या बंधक करता ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि भूमि बंधक बनाकर दे दिया या किराए पर दे दिया, किसी तरीके से तो बैंक से प्राप्त हो सकता है यानी सरकारी, और सीधे किराए पर देकर ऋण प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खेती की जमीन पर मालिकाना हक कैसे मिलता है? इसके लिए दो धाराएं हैं, धारा 171 से लेकर 175 तक धारा दी हुई है, उसी में वर्णन है। देखिए, सबसे पहले मालिकाना हक मिलता है उत्तराधिकार से। उत्तराधिकार से मान लीजिए किसी के बाबा दादा हैं, वो एक्सपायर कर जाते हैं, तो उनके उत्तराधिकार में सीधे के सीधे उनके बेटे के नाम अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए जो भूस्वामी है यानी भूस्वामी की मृत्यु हो जाए, फिर उसके नाम पे दाखिल कर दिया जाए। लड़का हो, मान लीजिए विवाद रहित है या विवादित में दशा में है, दोनों आधार पर उत्तराधिकार से भी मिल जाती है, वो मतलब उसको दाखिल खारिज करके भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला, मान लीजिए कोई खेती की जमीन है, आपने खरीदा है उसको, अगर परचेज कर लिया, खरीद लिया, उस पर अधिकार कर लिया, उस आधार पर दाखिल खारिज के आधार पर आपको क्या हो जाएगा, मालिकाना हक मिल सकता है। मान लीजिए कोई खेती की जमीन है जो पट्टे पर मिली है, पट्टे से मिलने के आधार पर भी क्या होता है, मालिकाना हक मिलता है, लेकिन 12 एकड़ से पट्टे की ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो खेती के जो पट्टे की जमीन होती है उस पर भी मालिकाना हक मिलता है। दान की अगर कोई खेती है, दान की खेती है, उस पर भी मालिकाना हक मिलता है, लेकिन इसके लिए एक धारा है, वो है धारा 122, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पे एक और हक मिलता है वसीयत के द्वारा। कोई अगर वसीयत लिख के चला जाए, उसके लिए बहुत सारे रूल हैं, उसको हम किसी दिन बताएंगे। धारा 169 और धारा 170 दोनों के तहत वसीयत के आधार पर क्या होता है, आपको मालिकाना हक मिल सकता है। या भूमि आवंटन किया जाता है, चाहे वो सरकार के द्वारा, ठीक है, भूमि आवंटन किया जाता है, उस पर भी आपको मालिकाना हक मिल सकता है। तो मालिकाना हक मिलने के लिए उत्तराधिकार, भूस्वामी का मर जाना या मृत्यु हो जाना, खरीदने पर, खेती पट्टे पर, दान की खेती, वसीयत या भूमि आवंटन के आधार पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। अगला वीडियो जल्दी ही मिलेगा, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें सब कुछ खसरा खसौनी है। बाकी जो चीजें प्रश्न बनने लायक हैं वो मैं प्रश्न बना के आपके सामने शेयर करूंगा। अगला लेक्चर जो है लेक्चर 3 आपको जल्दी ही मिलेगा। धन्यवाद, बाय बाय।